हेलो चैंपियंस, हाउ आर यू ऑल। सो आई होप आप सब अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो अब साइंस का एग्जाम बस आज फरवरी से शुरू हो गई, तो 25 को हमारा एग्जाम है साइंस का। तो क्विक रिवीजन शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर से, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो आज हम एक ही शॉर्ट वीडियो में पूरा चैप्टर रिवाइज करेंगे। हमारा चैप्टर रहेगा केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो हम बेटे रिवीजन करेंगे, क्विक रिवीजन। आज एक ही वीडियो में हम पूरा चैप्टर रिवाइज कर लेंगे। चैप्टर हमारा केमिस्ट्री का है, ये केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, ये आपको पता है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शंस क्या हैं। सो व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन किसे बोलते हैं? Transform reactants into new products with different properties. It simply involves rearrangement of atoms. मतलब जब हम एक केमिकल रिएक्शन को डिफाइन करेंगे, हमारे पास दो चीजें होती हैं। जैसे दो चीजें मिली आपस में, मिलके उन्होंने एक नई चीज बना दी, ठीक है। तो जो एरो के लेफ्ट साइड में जो चीजें हैं उनको हम बोलेंगे रिएक्टेंट्स। क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट्स। और जो एरो के राइट साइड में जो चीजें हैं उनको हम बोलेंगे प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट्स में ट्रांसफॉर्म होना, ट्रांसफॉर्म रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। मतलब कि जो रिएक्टेंट्स की प्रॉपर्टीज होगी वो प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी से बिल्कुल डिफरेंट होगी। दे आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द प्रोडक्ट्स। इट सिंपली इन्वॉल्व्स रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, और एटम्स की रीअरेंजमेंट हो जाती है। They are represented by balanced chemical equations using formulas and symbol. हम जब भी केमिकल रिएक्शन लिखेंगे हम फॉर्मूला यूज करेंगे, हम सिंबल यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें लिखना है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो हम इसको सिंबल की फॉर्म में लिखेंगे। इन स्पाइट ऑफ राइटिंग मैग्नीशियम पूरा स्पेलिंग नहीं लिखी जाती है, वी विल राइट एज सिंबल इन सिंबल फॉर्म। सो फॉर्मूला एंड सिंबल यूज होते हैं। एंड ensure the number of atoms for each element is equal on both side। और ये ensure करना जरूरी होता है कि रिएक्टेंट साइड में जितने भी एटम्स हैं, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और बना रहे हैं ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब आप यहाँ देख पा रहे हो कि मैग्नीशियम के दो एटम्स हैं और प्रोडक्ट्स में भी मैग्नीशियम के दो एटम्स हैं। ऑक्सीजन के रिएक्टेंट्स में दो एटम है और प्रोडक्ट में भी दो एटम है ना, 2 ऑक्सीजन एंड 2 मैग्नीशियम। सो obeying the law of conservation of mass, whenever we are writing a chemical equation, conservation of mass का जो लॉ है it should be obeyed। जितने एटम्स यहाँ होंगे रिएक्टेंट में, सेम ही एटम जो हैं वो प्रोडक्ट्स में होंगे। सो अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स, अब केमिकल रिएक्शन में क्या क्या चीजें होती हैं? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या है? प्रेसिपिटेट वो सब्सटेंस है जो वाटर के अंदर डिसॉल्वेबल नहीं होता, अलग से तैरता हुआ दिखता है। तो अगर कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें अगर प्रेसिपिटेट बन रहा है, देन वी कैन से कि अ केमिकल रिएक्शन इज टेकन प्लेस। एग्जांपल सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 और 2NaCl, ठीक है। तो ये AgCl2 और सोडियम नाइट्रेट, ये एग्जांपल है प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन का। बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, ये बनाएगा आपका बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो ये जो चीजें बनी, दीज आर कॉल्ड प्रेसिपिटेट। सेकेंड इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर गैस इवॉल्व हो रही है देन केमिकल रिएक्शन हुई है। कैल्शियम कार्बोनेट को रिएक्ट कराया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ठीक है, तो ये गैस इवॉल्व होगी। देखो कार्बन डाइऑक्साइड। अगर गैस इवॉल्व होती है किसी भी प्रोसेस के दौरान, दैट मीन्स अ केमिकल रिएक्शन इज टेकन प्लेस। थर्ड इज चेंज इन कलर। अगर कलर चेंज होता है, मतलब कि रिएक्टेंट्स, अब ये देखो ये एरो है, एरो के राइट साइड में जो चीजें हैं उनको हमने क्या बोलना है? रिएक्टेंट्स। और एरो के जो राइट साइड में है उनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो रिएक्टेंट्स का जो कलर है वो प्रोडक्ट के कलर से डिफरेंट अगर आ जाए तो दैट मीन्स केमिकल रिएक्शन हुई है। अब यहाँ पर लेड नाइट्रेट PbNO3 रिएक्ट कर रहे हैं पोटेशियम आयोडाइड के साथ, दोनों कलरलेस है, बट जो लेड आयोडाइड बना, प्रोडक्ट जो बना वो येलो कलर है, दैट मीन्स कलर चेंज हो गया। तो अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन कलर। नेक्स्ट, चेंज इन स्टेट।
स्टेट का चेंज होना मतलब कि जो रिएक्टेंट्स हैं उसकी स्टेट कोई और है। अब स्टेट हमने तीन हमारे पास बेसिक स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये तीन बेसिक जो है वो स्टेट्स होती हैं मैटर की। तो रिएक्टेंट की अगर स्टेट डिफरेंट है और प्रोडक्ट की स्टेट डिफरेंट है, दैट मीन्स केमिकल रिएक्शन हुई है। पेट्रोल को हीट करते हैं तो वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। अब हमें पता है कि पेट्रोल जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, बट ये जो दोनों चीजें हैं ये गैशियस फॉर्म में है, दैट मीन्स स्टेट चेंज हुई है। इट मीन्स केमिकल रिएक्शन ऑल्सो इन्वॉल्व चेंज इन स्टेट। द रिएक्शंस इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड एंडोथर्मिक एंड इन विच हीट इज रिलीज इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। मीन्स वो रिएक्शंस जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, एब्जॉर्ब होने का मतलब है जिसमें हीट यूज हो गई, वो होती है एंडोथर्मिक, और जिसमें हीट रिलीज हुई एक्सो। अब ये याद कैसे करेंगे? एक्सो हम याद कर लेंगे एग्जिट। एग्जिट मतलब बाहर निकलना। जिसमें हीट बाहर निकलती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हीट यूज होती है, एब्जॉर्ब होती है, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल हम करेंगे क्विक लाइम, ये CaO जो होता है दैट इज क्विक लाइम। क्विक लाइम जब रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट, हीट रिलीज हुई ना, हीट रिलीज होने का मतलब है इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट एंडोथर्मिक का रिएक्शन एग्जांपल है बेरियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड। जब इनको रिएक्ट कराएंगे, जिस बीकर में ये रिएक्टेंट्स पड़े हैं वो बीकर जो है वो ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने का मतलब कि टेम्परेचर जो है वो गिरा, टेम्परेचर लॉस हुआ। टेम्परेचर लॉस का मतलब हीट जो है वो एब्जॉर्ब हुई। तो अगेन आई एम रिपीटिंग, द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड इज कॉल्ड exothermic reaction and the reaction in which heat is absorbed is called endothermic reaction. Now we have types of chemical reactions. Chemical reactions के types. First one is your combination reaction. Combination नाम से पता चल रहा है combine हो जाना। combine मतलब दो चीजों का मिलकर एक नई चीज बनाना, जैसे x plus y मिलके बना देंगे z। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम डिफाइन करेंगे व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल हमारे पास कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। आयरन प्लस क्लोरीन, आयरन क्लोराइड बन गया। कैल्शियम ऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड, कैल्शियम सल्फेट बन गया। मतलब टू रिएक्टेंट्स, टू रिएक्टेंट, टू रिएक्शन, हर एक सिचुएशन में दो रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट वी हैव डीकम्पोजिशन। डीकम्पोज होने का मतलब है बड़ी चीज का, बड़ी चीज छोटी में टूटी। जैसे हम करते हैं ना, डीकम्पोजर्स होते हैं जो मैटर को डीकम्पोज करके उसकी खाद बना देते हैं, कि मैटर का जो साइज है वो बड़ा है, उसको डीकम्पोज कर करके उसको छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना। तो इसी तरह से जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है वो बड़ी किसी चीज को छोटी में तोड़ देना। ठीक है, तो इसमें हमारे पास पहला आ जाएगा थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन का मतलब है जो हीट की वजह से होता है। हीट के लिए हम यहाँ पर ट्राइंगल का साइन बनाते हैं, FeSO4 7H2O। ये आपको पता है, ये होता है हमारा ग्रीन विट्रियोल, ग्रीन विट्रियोल। ठीक है, अब इसको हीट करेंगे। ये जो 7H2 है ना, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब कि ये 7H2O जो है वो इसके अंदर मिक्स नहीं है, ये अटैच्ड है। दीज आर द 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर विच आर अटैच्ड विद फेरस सल्फेट। जब आप इसको हीट करोगे तो ये एनहाइड्रस फेरस सल्फेट बन जाएगा और ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं ये अलग हो जाएंगे। डॉट लगाने का मतलब होता है कि वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। उसके बाद ये जो FeSO4 बना, इसको फिर दोबारा हीट किया तो हमारे पास बना Fe2O3, दैट मीन्स फेरस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राईऑक्साइड। So this is the example of thermal decomposition, means the decomposition which takes place with the help of heat. Next we have electrolytic decomposition. Electrolytic decomposition का मतलब ये है कि decomposition तो होगा but with the help of electricity. इलेक्ट्रिसिटी से decomposition होना। ठीक है, तो वाटर का decomposition हुआ जिसको हम इलेक्ट्रोलिसिस भी बोलते हैं। ये हमने क्लास 8th में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब डीकम्पोजिशन हो जाना ऑफ एनी कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ हम डालेंगे करंट, और वाटर डिकम्पोज हुआ हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। नेक्स्ट इज फोटो डिकम्पोजिशन। है ये भी डिकम्पोजिशन बेटे, फोटो का मतलब विद द हेल्प ऑफ सनलाइट।
सनलाइट की हेल्प से जो डिकम्पोजिशन है दैट इज कॉल्ड फोटो डिकम्पोजिशन। सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज हुआ सिल्वर और क्लोरीन में, सिल्वर ब्रोमाइड डिकम्पोज हुआ सिल्वर और ब्रोमीन में। ये फोटोग्राफिक फिल्म का एग्जाम्पल है, फोटोग्राफिक फिल्म। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है हमारे पास। तो ये जो रिएक्शन है ये बड़ी रेयर रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं केमिकल वोल्केनो है। ये भी फोटो डिकम्पोजिशन सनलाइट की वजह से है। ये भी तीनों, ये भी सनलाइट, ये भी सनलाइट, डिकम्पोजिशन हो रही है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। बट ये जो रिएक्शन है ये बहुत विग्रस है, इसको हम बोलते हैं केमिकल वोल्केनो, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट है वो इमीडिएटली चेंज हो जाता है ग्रीन कलर में। ये येलो कलर का है, एज इट इमीडिएटली चेंजेस फ्रॉम येलो टू ग्रीन। ये जो आपकी चीज है अमोनियम क्रोमेट, ये होती है येलो कलर की, ठीक है। और ये जो आपका प्रोडक्ट बना ये होता है ग्रीन फ्यूम्स। तो दैट इज कॉल्ड केमिकल वोल्केनो रिएक्शन। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नाम से पता चल रहा है डिस्प्लेस कर देना, टू डिस्प्लेस समवन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसको करने से पहले वी शुड नो अबाउट द रिएक्टिविटी सीरीज, है ना, जो हम रिएक्टिविटी सीरीज करते हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज में हाईएस्ट जो होता है आपका पोटेशियम होता है, उसके बाद में सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, इस तरह से आपकी रिएक्टिविटी सीरीज होती है। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है, जो हायर रिएक्टिव एलिमेंट होगा जो सीरीज के ऊपर आएगा वो क्या करेगा, लो रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करके और उसके जगह पर खुद आ जाएगा। जैसे जिंक है और सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। तो इसमें जो जिंक है दैट इज मोर रिएक्टिव देन दिस हाइड्रोजन। तो ये क्या करेगा, इसको फेंकेगा उस तरफ और खुद इसकी प्लेस में आ जाएगा, देखिए, और साथ में हाइड्रोजन को अलग मार के फेंका। जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, अब दोबारा जिंक जो है वो कॉपर से भी ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसने फिर कॉपर को डिस्प्लेस किया और कॉपर को कर दिया अलग और खुद इसकी प्लेस पे आके बैठ गया। तो दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मींस the higher reactive element displaces the lower reactive element from its salt. नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये समझौता रिएक्शन है एक तरह से। इसमें क्या होता है कि आपस में जो सॉल्ट्स हैं वो समझौता कर लेते हैं कि तू मेरे प्लेस पे आ जा, मैं तेरे प्लेस पे आ जाता हूँ, तो कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं है। तो सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड, ठीक है, ये आपस में रिएक्ट करके ये बनाएंगे। अब देखो सिल्वर जो है वो क्लोरीन के साथ आ गया और सोडियम जो है वो नाइट्रेट के साथ आ गया, सिल्वर क्लोराइड सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। यहाँ पर बेरियम जो है वो सल्फेट के साथ आ जाएगा और H जो है वो Cl के साथ आ जाएगा। दैट मीन्स बेरियम सल्फेट एंड HCl, मीन्स इसमें हम लोग बोल सकते हैं म्यूचुअल एक्सचेंज, है ना, म्यूचुअल एक्सचेंज है, इसमें आपस में एक्सचेंज हो रहा है आयंस का। तो दैट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट इज न्यूट्रलाइजेशन। इट्स ऑल्सो वेरी सिंपल। न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रल, न्यूट्रल का मतलब नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। तो जब एसिडिक भी नहीं है बेसिक भी नहीं है तो पीएच कितना हुआ, 7। ये आपको एसिड बेसिस का भी मैं थोड़ा सा बता दिया बीच में। जो चीज न्यूट्रल है उसका पीएच जो है वो 7 होता है। मोर देन 7 अगर पीएच होगा तो वो चीज बेसिक हो जाएगी, लेस देन 7 होगा तो वो एसिडिक हो जाएगी। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है कि व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो इट विल फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अब HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, व्हेन इट रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इट विल फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। अगेन दूसरा एग्जांपल है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। एसिडिटी के लिए ये मेडिसिन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। ये क्वेश्चन एसिड बेसिस में भी आता है कि एट द टाइम ऑफ एसिडिटी आप क्या चीज प्रेफर करोगे टू न्यूट्रलाइज इट्स इफेक्ट, तो वहां पे हम आंसर लिखते हैं इट्स मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। सो H2SO4 ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, इट विल फॉर्म मैग्नीशियम सल्फेट एंड वाटर। सो न्यूट्रलाइजेशन क्या है कि व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस इट विल फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। और वो जो सॉल्ट होता है वो न्यूट्रल होता है, दैट मीन्स वो एसिडिक भी नहीं होता और वो बेसिक भी नहीं होता। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन मीन्स टू ऐड ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन की बात करें, टू ऐड ऑक्सीजन और रिमूव हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का ऐड होना या फिर हाइड्रोजन का ऐड ऑक्सीजन का ऐड हो जाना या फिर हाइड्रोजन का रिमूव हो जाना। और रिडक्शन इसका उल्टा है,
टू रिमूव ऑक्सीजन और टू ऐड हाइड्रोजन। अब देखिए, जिंक ऑक्साइड और कार्बन आपस में रिएक्ट किए, जिंक के साथ रिएक्टेंट में हम देखेंगे जिंक के साथ ऑक्सीजन ऑलरेडी है, तभी जिंक ऑक्साइड है ये, बट प्रोडक्ट में ये ऑक्सीजन हट गया ना, तो हटने का मतलब ये है कि यहाँ पर क्या हुई है, रिडक्शन। जिंक ऑक्साइड से जिंक बनना मतलब ऑक्सीजन का हटना, दैट मीन्स रिडक्शन हो गई। और कार्बन के साथ में ऑक्सीजन अटैच हो गया, मतलब कार्बन की क्या हो गई, ऑक्सीडेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज फेरस ऑक्साइड और एल्यूमिनियम। अब यहाँ पे देखेंगे हम फेरस ऑक्साइड, ऑलरेडी इसमें ऑक्सीजन अटैच था, बट प्रोडक्ट में देखेंगे ऑक्सीजन हट गया, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर, रिडक्शन। और एल्यूमिनियम के साथ देखेंगे, एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया, मतलब ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन। मींस अगर रिएक्शन में देखना पड़ेगा आपको कि अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो इसका मतलब वहां ऑक्सीडेशन है, और अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है या हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो इसका मतलब वहां पर रिडक्शन है। नेक्स्ट इज कोरोजन, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्वेश्चन 3 मार्क्स का आ जाता है। द स्लो हीटिंग अप ऑफ सरफेस ऑफ सर्टेन मेटल्स व्हेन केप्ट इन ओपन फॉर लॉन्ग टाइम। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं अगर हम उसको हवा में खुला छोड़ दें कुछ लंबे टाइम के लिए तो उसका जो सरफेस है वो खराब हो जाता है, ठीक है, उस पर जंग लग जाती है। अगर हम आयरन की बात करें, जैसे अगर हम आयरन को रखते हैं ओपन में लंबे समय तक, तो उसके बाद ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस में, क्योंकि हवा में मॉइस्चर भी है, तो उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है जिसको हम बोलते हैं रस्ट। और ये रस्ट जो है वो ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस बोल देते हैं। फ्लेकी मीन्स भुरभुरा, चूरा, मिट्टी जैसा। तो Fe2O3.XH2O, XH2O का मतलब ये है कि कितने भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं वाटर के, ठीक है, और ये अटैच्ड मॉलिक्यूल हैं। अभी मैंने बताया था वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद कॉपर जब ओपन में छोड़ेंगे तो कॉपर का जो कलर है वो ग्रीन हो जाता है, कॉपर के ऊपर एक ग्रीन कलर की लेयर आ जाती है जिसको हम बोलते हैं कॉपर कार्बोनेट। तो कार्बोनेट की लेयर की वजह से कॉपर का कोरोजन होता है, ऑक्साइड की लेयर की वजह से आयरन का कोरोजन होता है जिसको हम रस्टिंग भी बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद सिल्वर, चांदी को अगर आप रख दोगे ना हवा में तो चांदी का कलर जो है वो ब्लैक हो जाएगा ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ सल्फाइड। सिल्वर सल्फाइड की एक लेयर, उस पर सल्फाइड की लेयर आ जाती है जो चांदी के ऊपर ब्लैक लेयर आ जाती है, ठीक है। बस है ये तीनों कोरोजन नहीं, बट इन केस ऑफ आयरन उसको एक अलग नाम दे दिया, रस्टिंग, ब्राउन कलर का, कॉपर ग्रीन कलर की लेयर आ जाती है, और सिल्वर पे ब्लैक कलर की आ जाती है, ठीक है। कई बच्चे क्या करते हैं कि कॉपर ऑक्साइड बना देंगे और उसके बाद लिखेंगे कि ब्लैक कलर हो गया रस्ट कोरोजन का, बट ये गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा गलत? क्योंकि कॉपर ऑक्साइड तब बनता है जब हम डेलिबरेटली कॉपर को हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब हम कॉपर को हीट कराएंगे ना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के साथ, तब बनती है कॉपर ऑक्साइड जो कि ब्लैक कलर की होती है। बट कोरोजन में क्या है, हमने जानबूझ के कुछ नहीं किया, इस कॉपर को अगर हमने लॉन्ग टाइम के लिए ओपन एयर में छोड़ दिया तो ये अपने आप इसके ऊपर लेयर आ जाएगी, और वो लेयर कार्बोनेट की होती है जो कि ग्रीन कलर की होती है। तो कोरोजन का क्वेश्चन अगर आए तो आपने ये लिखना है, और अगर आपके पास क्वेश्चन ये है कि व्हाट हैपेंस व्हेन कॉपर इज हीटेड इन ऑक्सीजन, कंबशन हो जाए कॉपर का, फिर आपने ये ब्लैक लिखना है, इस चीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज रिएक्टिविटी सीरीज, एक बार दोबारा से हम रिवाइज कर लेते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज का बहुत सिंपल तरीका याद करने का ही है, पोटेशियम सोडियम इस तरह से याद करना मुश्किल हो जाएगा, तो एक नई टेक्निक बता देती हूँ आपको। मैग्नीशियम, आलू जरा फीके से पकाता है, कौन है आगे आओ। ये रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने का तरीका है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड, ठीक है। तो इस तरीके से आप रिएक्टिविटी सीरीज को याद कर सकते हो, और इसी के बेसिस पे हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करनी है। कई बार क्वेश्चन आ जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट, आपको कुछ भी लिख के दे देंगे, लाइक आपको ऐसे लिख के दे दिया इन्होंने, जिंक
प्लस कॉपर सल्फेट। अब यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो अब आप रिएक्टिविटी सीरीज में चेक करोगे ना कि जिंक कहाँ पे आता है, जिंक आता है पहले और कॉपर आता है नीचे, इसका मतलब जिंक इससे ज्यादा रिएक्टिव है, तो आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। बट अगर आपके पास रिएक्शन ऐसे आ जाए ना कि कॉपर प्लस जिंक सल्फेट इस तरह से आ जाए, फिर आपने क्या देखना है कि कॉपर तो ऑलरेडी इससे कम रिएक्टिव है, तो ये कॉपर जो है वो जिंक को डिस्प्लेस कर ही नहीं सकता। फिर आप यहाँ पर कॉपर सल्फेट ना लिख के आ जाना, यहाँ पे आप लिखोगे नो रिएक्शन विल टेक प्लेस, कोई रिएक्शन होगी ही नहीं क्योंकि कॉपर ऑलरेडी उससे कम रिएक्टिव है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारा चैप्टर समझ में आ गया। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो इस चैप्टर में तो यू कैन पिंग मी एनी टाइम। तो रिएक्टिविटी सीरीज फिर से बता देती हूँ। कालू नाम का माली आलू जरा फीके से पकाता है, कौन है आगे आओ। इस बेसिस पे आपने इसको लर्न कर लेना, ये आपको लर्न हो जाएगी रिएक्टिविटी सीरीज, और उसके बेसिस पे फिर आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करके दिखा देनी है कि आइदर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल टेक प्लेस और नॉट। सो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सारी रिएक्शंस, सारी सिंबल्स वाले सब कुछ मैंने आपको एक बार क्विक रिवीजन में बता दिया। बट फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आए, कोई डाउट हो, तो आप मुझे कभी भी फ़ोन, मैसेज, व्हाट्सएप पे या फिर यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में मुझे कोई भी प्रॉब्लम हो आप लिख के बता दीजिए ना, इमीडिएटली आई विल सॉल्व दैट प्रॉब्लम। और कल मिलेंगे हम नई वीडियो के साथ जिसमें हम चैप्टर करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, वो भी एक क्विक रिवीजन चैप्टर होगा। थैंक यू, बाय बाय।